अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। क्या मैंने कब बुलाया था? नहीं, मैंने बस पता नहीं क्या कहा होगा मैंने। एंड क्या किया था परसों? हाँ ठीक है। अच्छा, एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन किस टाइम हो रहा है? ईयर एंड पे। ईयर एंड पे हर रोज एनआरवी कैलकुलेशन चेक कर रहे होंगे। नहीं, ये एनआरवी की कैलकुलेशन ईयर एंड का ही काम। क्या हुआ? जो एनआरवी है ये ईयर एंड की कैलकुलेशन है। और कॉस्ट और एनआरवी की ना प्रैक्टिस के लिए एक मुनासिब सा सवाल है, अगर आप होमवर्क कर दें, एक साल होमवर्क। इलस्ट्रेशन 5, ये पता नहीं किड्स पार्टी के नाम से कुछ सवाल है ना? पेज 7 पे, पेज नंबर 7, इलस्ट्रेशन 5 है मेरी बुक में। ये कॉस्ट के पास पेपर का नहीं है, लेकिन ये इंट्रो टू अकाउंटिंग के पुराने पेपर का एक सवाल है। अच्छा मुनासिब सवाल है प्रैक्टिस के लिए, तो ये होमवर्क कर दें, मेहरबानी आपकी। करके आइएगा, छुट्टियां में होमवर्क नहीं दे रहा, आज कल करके आइएगा। कॉस्ट और वैल्यूएशन की प्रैक्टिस और साथ साथ चलेगी। एंट्रीज कराता हूं, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज यानी इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज। इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज बताने लगा। पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स में टाइमली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, और परपेचुअल सिस्टम में सारी ट्रांजैक्शन साथ साथ रिकॉर्ड हो रही होती हैं। एंट्रीज के हवाले से ना ये कोई लिखी हुई चीज नहीं है, बस ये कह लें कि अंडरस्टैंडिंग है कि कॉस्ट के अंदर परपेचुअल सिस्टम ही फॉलो हो रहा होता है, और आपसे अगर डबल एंट्रीज की टेस्टिंग हो तो वो भी परपेचुअल ही है। इसलिए आईकेएफ की बुक में भी ना समझाई ही परपेचुअल हुई है। और जो एफआर1 है उसमें पीरियोडिक होता है, इंट्रो एफआर1 वगैरह। तो जो कॉस्ट में हम लोग एंट्रीज पढ़ रहे हैं वो परपेचुअल ही की है। अच्छा, मैंने ना पूरी कॉस्ट में कोशिश यही की हुई है कि जब एक फ्लो में लेक्चर चल रहा होता है तो मैं सारा कुछ आपको रजिस्टर पे ही लिखवाऊं, लेकिन कुछ कुछ बातें मैंने टू दी पॉइंट बुक में भी लिखी हुई हैं। तो बुक में से कुछ रट्टे वाली चीजें भी हैं, वो भी आपको खुद बताऊंगा कौन से पेज पे कौन सी। लेकिन कुछ चीजें जैसे एंट्रीज हैं या कुछ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स हैं, तो उसको ना मैं बोर्ड पे अलग से लिखने की बजाय वो टाइम बचा के तो आपको मैं किताब पे ले जाया करूंगा। तो एंट्रीज जितने भी चैप्टर्स में हैं या वेरियस में फार्मूले हैं वो मैं आपको बुक पे ले जाया करूंगा। तो रजिस्टर पे आप हेडिंग जरूर दें, लेकिन साथ फिर लोकेशन डाल लें कि हम उसके बाद कहां निकल गए थे। तो आप आ जाएं पेज 2 पे, मेरी बुक में पेज 2। कल मैच था कोई? नहीं को पता नहीं, एशिया का पूरा था शायद ये। अच्छा, वर्ल्ड का पूरा था, पाकिस्तान का था मैच। ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि मैंने साथ बोलनी भी है इसलिए मैं सामने स्क्रीन पे खोल रहा हूं, वरना आपकी बुक में तो है। बुक में पेज 2 पे आया हूं मैं। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा बुक में, लेकिन जब भी लेके जाऊं किसी चीज में तो पेज आप भी लिखा करना कि इसके बाद हम कहां गए थे, पता तो चले कहां गए थे। और भी करते बेटा, चले काफी। ट्रेडिंग बिजनेस की एंट्री बताता हूं, फिर इसका सवाल प्रैक्टिस करा के पास पेपर का, कल फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे चलेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस, तो ट्रेडिंग बिजनेस में बिजनेस गुड्स खरीद के बेच रहा होता है, और मैंने ना जो 5-6 एंट्रीज लिखी हुई है, बस नॉर्मल जो ज्यादातर ट्रांजैक्शंस हैं वही लिखी हुई है। अगर इनके अलावा भी कुछ हो वो आपको आती हैं, मैं भी जबानी पूछूंगा, आप सही बताएंगे, तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूं कि आती हैं सबको। ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स खरीदेगा तो, हाँ जी, ट्रेडिंग बिजनेस गुड्स खरीदेगा तो क्या एंट्री करेगा? परचेजेस हैबिट नहीं। जो पीरियोडिक सिस्टम है ना वो गुड्स का खरीदना परचेजेस मानते हैं, एक्सपेंस ग्रुप,
और परपेचुअल सिस्टम वाले कहते हैं कि गुड्स अभी खरीदी है, बेची थोड़ी है, अभी वो एसेट है। तो इन्वेंट्री नाम का एसेट बना के गुड्स खरीदी तो इन्वेंट्री क्यों डेबिट, एसेट बन गया, और कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट। और खरीदी भी चीजें वापस कर दी तो इन्वेंट्री रिटर्न है, परचेज रिटर्न। परचेजेस अलग अकाउंट है, परचेजेस का ताल्लुक एक्सपेंसेस ग्रुप से, परचेज रिटर्न्स भी एक्सपेंसेस ग्रुप से, लेकिन वो पीरियोडिक सिस्टम के मसले हैं। परपेचुअल सिस्टम में चीजें आ रही हैं इन्वेंट्री डेबिट, चीजें स्टोर से आउट हो रही हैं तो इन्वेंट्री क्रेडिट। तो चीजें खरीद रहे हैं, इन्वेंट्री एसेट बढ़ रहा है, इन्वेंट्री डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। और अगर परचेज रिटर्न्स कर रहे हैं तो यही रिवर्स, इन्वेंट्री क्यों क्रेडिट, क्योंकि कम हो गया एसेट। तो चीजें खरीदी इन्वेंट्री डेबिट, चीजें वापस कर दी तो यही एंट्री हो गई रिवर्स। चीजें खरीदते हुए इन्वेंट्री क्यों डेबिट, एक्सपेंस बना लेते, क्यों एसेट, क्यों एसेट क्यों कहना इसको एक्सपेंस, क्योंकि भी बेनिफिट्स नहीं मिले। बेनिफिट्स कब मिलेंगे, जब इनको बेचेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट, तब एक्सपेंस बनना चाहिए। तो जब खरीदा तब ये एसेट है, इन्वेंट्री डेबिट। लेकिन जब ये बिक गई तो अब ये सेल्स तो है, तो सेल्स की एंट्री, कैश डेबिट डेटर, कैश या डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स क्यों क्रेडिट, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, लेकिन चीजें भी तो स्टोर से जा रही हैं कि नहीं, तो इन्वेंट्री भी क्रेडिट होनी चाहिए। और पहले उसको इन्वेंट्री डेबिट क्यों किया था, क्योंकि एसेट कहा था। क्यों एसेट कहा था, क्योंकि बेनिफिट नहीं मिला था। तो अब जब बिक गई, अब मिल गया बेनिफिट, तो उसको एसेट से खत्म करके एक्सपेंस बना देंगे। तो सेल्स के टाइम पे दो एंट्रीज होंगी, गुड्स का बेचना सेल्स, वो भी रिकॉर्ड होगी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। और अब क्योंकि वो बिक गई है तो उसको इन्वेंट्री से निकाल के एक्सपेंस बना देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से। तो सेल होगी तो ये दो एंट्रीज होंगी। और नाम से लग रहा है वैसे तो इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी, जितने की बेच रहे हैं इससे जितनी उनकी कॉस्ट थी। तो गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स की एंट्री भी और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री भी। और अगर कस्टमर चीजें वापस कर देगा तो सेल रिटर्न की एंट्री भी होगी, और इन्वेंट्री से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स बना दिया था तो उसको वापस रिवर्स करके स्टॉक में वापस इन कर लेंगे। सेल रिटर्न की एंट्री और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट थी वो रिवर्स हो जाएगी। तो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, इन चार एंट्रीज में कोई परेशानी, हाँ जी, कोई एतराज, कोई तकलीफ, को बुरा लगा किसी को, हाँ भाई कोई सवाल। अच्छा, कुछ ट्रांजेक्शन मैंने नहीं लिखी, वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आती हैं। ओनर ले जाएगा गुड्स, ड्राइंग डेबिट, हाँ देखें आती हैं आपको, ठीक है। और सलाब में बह गई, नहीं सलाब में रहने दें। कस्टमर्स को मुफ्त में बांट दी मार्केटिंग के लिए, तो मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री क्यों क्रेडिट हो रही है, क्योंकि गुड्स स्टोर से आउट करके हम दे रहे हैं। और अगर डोनेशन बांट दी कुछ पुराने दिनों में तो डोनेशन एक्सपेंस डेबिट, तो बस इसलिए मैंने नहीं लिखी, आपको आती है। अगर गुड्स हो गई हैं खराब, जल गई, सड़ गई, गिली हो गई, टूट गई, गुड्स खराब हो गई, और ये मैं आपको ना कल बताऊंगा ये चीज एबनॉर्मल, अभी बस है कोई चीज एबनॉर्मल। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, अज्यूम टू बी एबनॉर्मल, ये मैं कल इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाने के बाद समझाऊंगा। अभी इस एबनॉर्मल वाली बात को समझाए बगैर बस कह रहा हूं एबनॉर्मल है। 5 और 7 बताता हूं, दोनों इकट्ठे। अगर गुड्स हो गई है खराब, टूट गई हैं, जल गई हैं, डैमेज हैं बहरहाल। अब इसमें आगे दो बातें हैं जो सवाल वाला ही क्लियर बता देगा, या तो खराब थी और कबाड़िया को बेच दी, या फिर खराब हैं और उनको अलग से साइड पर करके रख लिया। अगर हमने बेच दिया तो खराब चीजें नॉर्मल कस्टमर्स को बेच दी होंगी, दो नंबरियां आंखें बंद करके बेच दी। ये ना नॉर्मल कस्टमर्स को नहीं बेची होंगी, तो इसको हम फिर नॉर्मल सेल्स भी नहीं कहेंगे, हमने शायद किसी कबाड़िया को बेची होंगी, स्क्रैप के तौर पे बेची होंगी, तो इसलिए इनको हम सेल्स नहीं मानते। तो वो जो सेल्स वाली अकाउंटिंग की थी वो इसके लिए नहीं होगी, वो सेल्स वाली, कॉस्ट ऑफ सेल वाली नहीं होगी एंट्री। हमने बेच दी स्क्रैप के तौर पे, तो गुड्स तो गई इन्वेंट्री क्रेडिट, और जितने की भी बेची कैश डेबिट। इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट, जितनी कॉस्ट थी, कैश कितने से डेबिट, तो सस्ता ही बेचा होगा तो इस पे नुकसान हो गया। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो P&L डेबिट, P&L प्रॉफिट लॉस को कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब इसको एक्सपेंस या इनकम बना रहे हैं तो जितने की बेची कैश डेबिट, जो उनकी कॉस्ट थी इन्वेंट्री क्रेडिट, और जो डिफरेंस है वो P&L डेबिट। और अगर बेची अभी नहीं है, अभी कब, ईयर एंड आ गया है, और उनको चूंकि टूट फूट गई है तो बेचनी तो किसी और को है, तो इसलिए उनको उठा के सेपरेट किसी जगह रख लेंगे, तो मेन इन्वेंट्री से निकाल के कुछ और खराब इन्वेंट्री के स्टोर में रख देंगे। तो बेची नहीं है लेकिन हो खराब गई है, ये बेची अभी नहीं है लेकिन स्टॉक के अंदर खराब है, तो उसको हम नॉर्मल इन्वेंट्री से निकाल के खराब वाली इन्वेंट्री में रख लेंगे। तो नॉर्मल इन्वेंट्री क्रेडिट, खराब वाली इन्वेंट्री डेबिट। नॉर्मल इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट, जितनी कॉस्ट है, और खराब वाली जितने की हम बेच लेंगे। बेच दी होती तो कैश डेबिट, अभी नहीं बेची तो उसको खराब इन्वेंट्री के नाम से एक अलग एसेट बना लिया, जितने की बेचने की उम्मीद है, और इस पे जो लॉस है वो P&L। तो इन दोनों में फर्क बस बेचने ना बेचने का है। इन्वेंट्री से निकाल देंगे, बेच दिया तो कैश डेबिट, अगर अभी साइड पे रखा है तो खराब इन्वेंट्री डेबिट। ये वाली तो फिर दोबारा उस पर लॉस नहीं आएगा, जब बेच देंगे तो कैश डेबिट और डैमेज इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़े बहुत फर्क पे बेची तो फिर लॉस आ जाएगा। एनआरबी राइट डाउन समझ लें। इन्वेंट्री के अकाउंट में ये बहुत सारा डेबिट क्रेडिट होता जा रहा है,
और इन्वेंट्री डेबिट कब कब हो रही है? जब स्टोर में चीजें पहुंच रही हैं। और क्रेडिट कब कब हो रही है? जब स्टोर से आउट हो रही है। और इन्वेंट्री डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि इन्वेंट्री एसेट बढ़ रहा है, क्रेडिट करते जा रहे हैं, इन्वेंट्री एसेट कम हो रहा है। तो चूंकि ये एसेट है तो साल के शुरू में इसका कोई बीडी बैलेंस भी होगा। और जब बेच भी रहे हैं तो भी एंट्री ही कर रहे हैं कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट तो कर ही रहे हैं, साथ एक और एंट्री कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट जाग रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ जी, क्या हो गया? ठीक है। और ये नीचे वाले लोग जाग रहे हैं। जागो 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 है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री क्या कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, वो भी हम यहां क्रेडिट कर रहे हैं। और ये सारी की अमाउंट्स क्या है? इन सब एंट्रीज की अमाउंट्स क्या है? कॉस्ट है। अब चूंकि कॉस्ट है और सारा साल डेबिट क्रेडिट होता रहा, तो जब साल के एंड पे इस अकाउंट का सीडी बैलेंस निकालेंगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक ही होगा ना। क्यों? क्योंकि परपेचुअल में इन्वेंट्री की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, तो जब उसका सीडी होगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक ही होगा। और क्लोजिंग स्टॉक की मिसाल के तौर पे अगर 1000 रुपए की फिगर आ रही है तो ये क्लोजिंग स्टॉक की क्या है? कॉस्ट है, क्योंकि यहां सब कुछ कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है। एनआरवी और कॉस्ट का मुकाबला हर 10 मिनट बाद कराना होता है। कब? ईयर एंड पे। और वो भी इसलिए क्योंकि एसओएफपी बनाने लगे हैं, तो दुनिया वालों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना। अब जब ईयर एंड पे एसओएफपी बननी है तो कॉस्ट और एनआरवी का मुकाबला भी ईयर एंड पे ही कराना है। अच्छा हाँ, एक बात और अहमी तसल्ली के लिए बता दूं आपको ना, वो फॉर्मेट जो कहीं बचपन में रट्टा मारा होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, वैसे तो मैंने भी बताया, लेकिन मैं इनकम स्टेटमेंट की शक्ल बता रहा हूं। ओपनिंग प्लस परचेजेस वो पीरियोडिक में होता है, वो पीरियोडिक में है। इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए वो पीरियोडिक में करना पड़ता है। परपेचुअल में तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रायल के अंदर ही आ रहा होगा। ट्रायल में क्यों आ रही होगी? क्योंकि जब जब बेचते गए हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट करते रहे। परपेचुअल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल में ही आ रहा होगा एज क्लोजिंग स्टॉक। वो पीरियोडिक होता है जिसमें ओपनिंग और जी कहना बेटे कुछ। फिर वो दिन ठीक तो करके गए थे यार, सेटिंग अभी भी नहीं ठीक पीछे। आप बेटे सबसे एंड पे जो बैठे ये ठीक नहीं नजर आ रहा है? आप लोगों से पूछ रहा हूं एंड वाले वो यार, ये जो सबसे एंड पे लोग बैठे हैं वो दीवार के पास, ये नई स्क्रीन पे सही नजर आ रहा, क्या मसला है? हाशिम को कहिए कि चेक कर लें एक बार। ईयर एंड पे जो ट्रायल में बैलेंसेस आते हैं वो कहां से आते हैं? ट्रायल में लेजर के अकाउंट है ना। तो परपेचुअल के अंदर ट्रायल बैलेंस में परचेजेस का नाम ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि परचेजेस तो डेबिट ही नहीं की। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर ही आ रहा होगा। वो जो आपने इंट्रो में कहीं वो जो फाइनल अकाउंट छोड़ा होता है चॉइस के अंदर, तो उसमें ट्रायल बैलेंस में परचेजेस आ रही होंगे, वो पीरियोडिक होता है। परपेचुअल में नहीं ऐसे होता। तो इन्वेंट्री के अकाउंट का सीडी बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा और उसकी कॉस्ट। अकाउंटेंट ने तसल्ली के लिए किया कि इस कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर किया। एनआरवी थी 1800, तो ठीक है कॉस्ट सही है, जाने दें। अब यहां से फिगर ट्रायल और ट्रायल से आगे एसओएफपी में चली जाएगी। लेकिन अगर एनआरवी 800 हो तो एसओएफपी में क्या आना चाहिए? एसओएफपी में 800 तब आएगा जब ट्रायल में 800 आएगा। और ट्रायल में 800 कहां से आएगा? तो हमें यहां सीडी बैलेंस 800 शो होगा तो ट्रायल से और एसओएफपी में जाएगा। तो इसको 800 बनाने के लिए क्या करें? ये ले बन गया 800, बस ऐसे बना दें। ये जो हम लोग प्लस माइनस करते हैं ना, ये हम वैसे सवाल में स्टूडेंट कैलकुलेशन कर रहा होता है, वरना असल में अकाउंटिंग में जो कुछ भी होता है वो डेबिट क्रेडिट के जरिए होता है। तो यहां के डेबिट बैलेंस को 1000 की जगह 800 करना है, तो एक 200 से क्रेडिट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे तो 200 क्रेडिट आने से अब ये सीधी 800 रह जाएगा। इस 200 के बारे में कहेंगे कि हम 1000 को 200 से राइट डाउन कर रहे हैं, ये एनआरवी राइट डाउन। और ये कब करने की जरूरत है? अगर ईयर एंड पे एनआरवी कॉस्ट से कम है। तो इस एंट्री की अमाउंट क्या होगी? 200 के 800? 200 800, तो अब नया सीडी बच जाएगा। तो इसको राइट डाउन कहते हैं, 800 को नहीं 200 को राइट डाउन कहते हैं। तो ईयर एंड पे एनआरवी अगर कॉस्ट से ज्यादा हुई तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर कॉस्ट से कम हुई तो हमें इन्वेंट्री को राइट डाउन करके एनआरवी पे लाना पड़ेगा। और इसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और ये बिजनेस के लिए बहुत रूटीन चीज होती है। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है अज्यूम टू बी नॉर्मल, लेकिन स्टिल ये नॉर्मल एबनॉर्मल इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में समझूंगा। अभी बस जैसे जो एंट्री है उसी से ही सवाल कराता हूं। नॉर्मल और एबनॉर्मल वाली बात कल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। ये जो ज्यादा रूटीन ट्रांजैक्शंस हैं ट्रेडिंग बिजनेस, मैंने वो लिख के दी हैं। किसी एंट्री में कुछ पूछना है तो पूछें, फिर एग्जाम क्वेश्चन पे चलते हैं जी। वो जब मैं आपको ये नॉर्मल और एबनॉर्मल बता दूंगा ना कल, फिर कल रॉ मटेरियल की एंट्रीज बताऊंगा ना, तो उसमें ज्यादा बेहतर होता है नॉर्मल एबनॉर्मल समझाना, तो फिर कल इसका जवाब दे दूंगा।
इन एंट्रीज में कोई परेशानी है, एतराज? चले फिर एग्जाम क्वेश्चन करते हैं। आप पढ़ लीजिए, ये ऑन कर दे बेटा लाइट, बल्कि ऑन ही है सारी, ठीक है। ये जो इस चैप्टर में मैंने एग्जाम क्वेश्चंस डाले हुए हैं इलस्ट्रेशंस के बाद, उनमें स्प्रिंग 2021 होगा एक, स्प्रिंग 2021 स्टैंडर्ड लिमिटेड के नाम से। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 पेज 11 पे, पेज 11 पे क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रिंग 2021 अटेम्प्ट का सवाल है, पढ़ लीजिए, करता हूं मैं बोर्ड पे। कॉस्ट में बाय डिफॉल्ट परपेचुअली होता है, क्योंकि कॉस्ट में इतनी डिटेल कैलकुलेशन होती है कि सारा रिकॉर्ड होता है। अगर पढ़ रहे थे, अच्छा मुंह नीचे करके ना अगर एक्टिंग करेंगे पढ़ने की बैठ के तो फायदा नहीं है, किताब नहीं है तो हम सायों से ले लिया करें, लेकिन सवाल पढ़ा करें भाई। और ये जो लोग रिकॉर्डिंग ले रहे होते हैं ना, ये सवाब की नियत से ना लेक्चर सुनते रहा करें, ये लोग भी लिखा करें, लेक्चर नोट किया करें, जो सवाल सॉल्व करता हूं किया करें। अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। कैसे पता इन्वेंट्री का सवाल है? रिक्वायर्ड एंट्रीज कहीं है इन्वेंट्री से रिलेटेड, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल हो गया। ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है? ट्रेडिंग है, पहली लाइन से पता चल रहा है। और ट्रेडिंग बिजनेस है तो बस गुड्स की एंट्रीज करनी है, जो फरवरी के महीने की ट्रांजेक्शन दी है। एंट्रीज के लिए अमाउंट्स कहां से आएंगे? सारी अमाउंट दी होंगी, वो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो फिर सवाल वाला ये भी बताएगा कि मेथड कौन सा है। तो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज मेथड है, परपेचुअल है, तो हम एंट्रीज करेंगे बाद में, पहले वर्किंग बना के वैल्यूज तो निकाल लें। तो इसमें प्रेजेंटेशन ये भी ठीक है कि आप एंट्रीज को मेन सोल्यूशन, उसके बाद वर्किंग्स, और ये भी ठीक है कि पहले सारी कैलकुलेशन कर लें उसके बाद एंट्रीज कर लें, कोई मसला नहीं। तो एंट्रीज की अमाउंट्स भरूंगा बाद में, वर्किंग करते हैं पहले। ये है जी स्प्रिंग 2021, परपेचुअल है तो वेटेड एवरेज का वो टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये जो मैं आज एक और आपको तरीका बताता हूं वेटेड एवरेज का, अगर आपको ये टेबल आसान लगा तो ऐसे कर लीजिएगा, नहीं तो वो जो पहले बताया था वही है। फाइफो में तो वही चलेगा, ये जो अब बताने लगा फाइफो में नहीं काम का, वेटेड एवरेज में काम का है, 6 कॉलम बचा देगा। अगर आपको ये आसान लगे तो फॉलो कर लें, अगर नहीं तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही ठीक है। डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी, और पहले मैं 3-3 करके टोटल 9 कॉलम बना रहा था, अब बस सिर्फ बैलेंस ही बनाऊंगा, यूनिट्स, रेट और टोटल। क्या जी, थोड़ा बड़ा लिखूं? ये नहीं पढ़ा जा रहा? नहीं, विजिबल के रीडेबल?
ये क्या लिखा हुआ है सबसे आखिर वाला सबूत? क्या लिखा हुआ है? यूनिट्स ये, हाँ तो पता है, तो पता ही चलाना होता है, और क्या करना होता है? यार आप यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, वो जो उधर। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये ठीक है? क्या और बड़ा लिखो? यार बहुत बड़ा लिखूंगा ना तो फिर सवाल ही नहीं पूरे होंगे ना बोर्ड पे। जो पढ़ा नहीं जा रहा तो पूछ लिया कीजिए ना यार। ये मैं ना वो जो आखिर में बच्चे बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं, वो देख के मुस्कुराए जा रहे हैं, चुप करके बैठे, जवाब तो दो ना। ये नहीं पढ़ा जा रहा। फर्स्ट फेब, तो सवाल की तरफ भी तो देखे ना, ओपनिंग स्टॉक की क्या डेट होगी? क्या लिखा हुआ है सवाल में? सवाल में क्या लिखा? फर्स्ट नवंबर लिखा हुआ। क्या डेट लिखी है सवाल में? फेब का ही डेटा है ना, तो फर्स्ट फेब ही लिखा होगा मैंने। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 220,000 यूनिट्स है, और एक है 7,000 का, तो टोटल बन गए 1540 70 1540 7 दफा 0। अच्छा जी, अब अगर कोई समझदार बच्चा ये करना चाहे कि इसको थाउजेंड्स में लिख लें, तो फिर आप ना इसको 1000 में लिखना, यूनिट्स को भी 1000 में लिखना, वरना फिर रेट आप कैलकुलेशन में गलती करेंगे। तो इसलिए अगर ये 1000 में लिखने, ये आखिरी 3 जीरो उड़ा दें, फिर यूनिट्स भी 1000 में लिखना। लेकिन जब ये 1000 में नहीं लिखेंगे, फिर आप यूनिट्स जो है ना वो रेट सही नहीं निकाल रहे होंगे। तो इसलिए मैं लिख पूरे रहा हूं, जो खुद ही समझदार बच्चा इसको कंट्रोल रख सकता है कि ये भी 3 जीरो उड़ा दें, ये भी 3 जीरो उड़ा दें, तो भी ठीक है। यहां कह देंगे हेडिंग 3 जीरो, टोटल रुपीस 3 जीरो। मैंने बड़ी मुश्किल बात कर दी। यहां रुपीस के साथ 3 जीरो लगा के हम एग्जामिनर को बता देंगे कि यहां जो भी तुम्हें लिखा नजर आ रहा है उसके साथ 3 जीरो खुद ही लगा लो, तो फिर आप ये 3 जीरो मिटा सकते हैं यहां से। तो फिर उसमें मेरी नसीहत यह है कि आप यूनिट्स के साथ भी ऐसे ही लिखना, फिर यूनिट्स 000, फिर आप ये 3 जीरो भी उड़ा दें। लेकिन इस तरह से ना, जब आपने पर यूनिट कैलकुलेशंस करनी हो, तो जब फिगर्स राउंड ऑफ की होती हैं तो फिर आपसे कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं। इसलिए मैं पूरे पूरे लिख रहा हूं। फिर भी किसी बच्चे को पूरे लिखने पे एतराज है तो मैंने बता दिया, आप उड़ा दें 0। अच्छा जी, इसको यानी एक स्क्रीन इधर लग जाइए, कह रहे हैं। अच्छा, इस स्क्रीन का फायदा कहां तक हो रहा है? क्या पूछ रहे हो? अच्छा, ऐसी ही एक नहीं, इसका तो इसके तो 2 लाइनों में फायदा खत्म हो जाता है। ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन यानी इस तरह की अगर इधर भी एक और लगे। अच्छा यार, अभी ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मैं भी ज़बानी बोल भी देता हूं, लेकिन मैं पूछता हूं कि इसका क्या बेहतरी हो सकती है। सही बात है, इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। हाशिम को बुला दें, हाशिम को। फर्स्ट वेब के बाद पॉइंट नंबर 2, 280,000 यूनिट्स 5 फरवरी को खरीदे हैं 7200 के। अच्छा, ये जो मैंने अब ये जो एक टेबल बता रहा हूं ना, इसमें यही 3 कॉलम ही चल जाएंगे। अगर आपको ये समझ आए और आसान लगे तो उस 11 कॉलम की जगह ये काफी है। फाइफो में ये नहीं चलेगा, फाइफो में वही करना पड़ेगा जो बड़ा टेबल है, सिर्फ एफको में ये काम चल जाएगा। तो 5 फरवरी को परचेजेस हो रही हैं 280,000, तो ये स्टोर में इन है कि आउट है? इन है, तो पॉजिटिव। कितने का? 7200, और अमाउंट बन जाएगी 2016
0000000, बस। और बैलेंस अपडेट करना है हर लाइन के बाद। तो अब बैलेंस की पोजीशन क्या बन गई कि स्टोर में हो गए 5 लाख यूनिट्स, इतने के 3556,000,000, और इसको 14,200 कर लें। नहीं, इसको नहीं ऐड करना, नया रेट निकल आएगा 7,112। तो इसमें ना हर ट्रांजेक्शन चाहे वो इन है चाहे आउट है यहीं पर लिख के और बैलेंस अपडेट करते जाएंगे। 5 फरवरी के बाद पॉइंट नंबर 3, 180,000 यूनिट्स वर सोल्ड, तो ठीक है बेच देते हैं। तो 10 फरवरी को सेल हो गई, स्टोर से आउट के इन, आउट तो हम यहां से माइनस कर लेते हैं, 180,000 यहां से हो जाएंगे आउट माइनस, और किस रेट वाले, यही वेटेड एवरेज है ना, तो इसलिए इसी 3 कॉलम से वेटेड एवरेज में काम चल जाएगा। 7,112 और कितने के हो गए ये, 128016, और इसके बाद स्टॉक को अपडेट कर दें तो 180 बिक गए, बाकी रह गए 320, यही वाले 112 227 पे। $5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर रिटर्न्ड बाय केएल। ये केएल कौन है, अभी जिसको ऊपर हमने बेचा था। तो कस्टमर है जिसने 12 फरवरी को 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स हमें वापस कर दिए, तो सेल की थी उसने वापस कर दिए, सेल रिटर्न। तो 12 फेब को सेल रिटर्न हो गई 5,000, स्टोर में इन हो गए आउट हो गए, इन हो गए ना, तो पॉजिटिव। तो वेटेड एवरेज में आप इस तरह से काम चला सकते हैं, बस प्लस माइनस का ख्याल ये रखिए कि जो स्टोर में इन हो रहे हैं उनको पॉजिटिव लिखिए और जो आउट हो रहे हैं उनको नेगेटिव लिखिए। आज वो उधर आखिर में जाके देखिएगा स्क्रीन का ना, मैंने खुद भी देखा है तो नहीं है सही। अच्छा, रिटर्न, चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल रिटर्न हो, एफ को वेटेड एवरेज का कोई मसला नहीं है, चाहे परचेज रिटर्न चाहे सेल रिटर्न, क्योंकि ये पहले हुई ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है, इसलिए जिस पे ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुई थी उसी पे रिटर्न रिकॉर्ड होगी। तो ओरिजिनली ये हुई थी 7,112, तो इसको भी हम 7,112 पे करेंगे। 3,556,000,000, और ये स्टोर में इन हो गए ना पॉजिटिव। स्टॉक अपडेट जरूर करना है जी। 325 हो गए स्टॉक में, यही वाले 23,114,000,000, बस। रियान इसको पॉज कर। सेल रिटर्न पॉइंट नंबर 4 तक ओके। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में रश बहुत ज्यादा है, इसलिए ना आराम आराम से चलते हैं। 30% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न्ड टू एसएल। ये एसएल कौन आ गया, हम एसएल है, पहली लाइन में लिखा हुआ है हम एसएल है। तो 30% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न्ड टू लेसर, ये फिर से मजीद रिटर्न हुए। ये ना अंग्रेजी का मसला है, ये दोबारा रिटर्न नहीं हुए, जो पहले रिटर्न हुए थे उन्हीं की बात हो रही है कि उनमें से 30%, ये जो भी एक पॉइंट पीछे 5,000 यूनिट्स वापस आए थे इनकी बात हो रही है कि इनमें से जो 30% थे उनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था एंड वर रिटर्न्ड टू द सप्लायर ऑन 15 फरवरी फुल स्टॉप। तो जो 5,000 है इनकी बात हो रही है, इनमें से 30% कितने वो सप्लायर को वापस कर दिए, तो परचेज रिटर्न। अच्छा, जो बच्चे तो पीछे बैठे होते हैं ना बेटे, मुझे साथ साथ बताते रहना, अभी वो आए थे, वो बेहतरी हुई, अगर नहीं हुई तो इसको और हल देखेंगे, लेकिन मुझे इन्फॉर्म करते रहना। वो कुछ शक्लों से लगता है कि वो शुगर ही लगा रहे हैं, तो मुझे यकीन नहीं आता, तो इसलिए मैंने खुद ही आके देखा था। तो मुझे बताते रहिएगा आप जो मसला हो। परचेज रिटर्न 1500 यूनिट्स रिटर्न हो रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न है। अच्छा, परचेज रिटर्न परचेज का रिवर्सल है, तो ये वाला रेट लगेगा। 1500 यूनिट्स जा रहे हैं वापस, स्टोर में इन आउट आउट हो रहे हैं, तो नेगेटिव 7200 वाले 108,000,000 स्टोर से ही आउट हो गए। और ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट जरूर करना है। बाकी रह गए 323,500 और अमाउंट रह गई 22,034,0,000।
नहीं मेरा नहीं, खाली 0 और होना चाहिए। 2300। अच्छा पक्की बात है। अच्छा जो सवाल मैंने होमवर्क दिया है वो तो करना है। मैंने ना इसी तरह का सवाल एक और कल कराना है, तो जिनको इसमें बहुत मुश्किल हो रही हो तो वो ये सवाल खुद ट्राई दोबारा करना घर जाके। ये तो मैं कर रहा हूं। अपडेट कर लेंगे रेट तो क्या हो जाएगा 7,111.59। 6 कर लें तो भी सही है 59। अब ये 0.5 चल रहा है, ठीक है। पहला सेंटेंस बताया मैंने अभी, 0.5 का पहला सेंटेंस बताया अभी। रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स कौन से रिमेनिंग? 5,000 में से बाकी रिमेनिंग डिफेक्टिव यूनिट्स खराब थे, और वो खराब इसलिए हुए क्योंकि हमारे ही वर्कर्स ने ठीक तरह से नहीं रखे थे, तो हमारा कसूर था, तो वो खराब हो गए। दीज यूनिट्स वर डिस्पोज्ड ऑफ एज स्क्रैप, तो हमने वो स्क्रैप के तौर पे बेच दिए 2,000 रुपए के। तो 20 फरवरी को हमने बेच दिए, और ये स्क्रैप के तौर पे बेचे हैं, तो ये प्रॉपर सेल है? नहीं। स्टोर से आउट हो गए, इन हो गए आउट, तो उसको माइनस कर देंगे। रिमेनिंग है ये 3,500। यहां क्या लिखो? 2000 से नहीं, क्यों? नहीं, ये जो बेचे थे ये इतने का बेचे थे, ये तो कॉस्ट है भाई। ये हमने कितने के बेचे थे नहीं पता, चले मैं बताता हूं 15,000 के बेचे थे, तो यहां 15,000 लिख दें हम। नहीं, ये तो कॉस्ट है। तो ये वाले अगर हम 2,000 के बेच रहे हैं, 2,000 के 200 रुपए के 20 रुपए के बेच रहे होते यहां, तो फिर भी कॉस्ट ही लिखेंगे, तो इसलिए कॉस्ट पे ही आउट होंगे ये। नहीं, ये हम इन्वेंट्री से आउट कर रहे हैं, और वेटेड एवरेज मेथड है, तो बस जो रेट चल रहा है उस पर आउट हो जाएंगे। नहीं यकीन आया? सोच रहे हो? नहीं कंफ्यूज नहीं करना, अल्लाह खैर करे। एंट्री करनी है हमने, कैश डेबिट नहीं करना। ये 2,000 रुपए ऐसे ही बता दिया, फिर एंट्री करेंगे ना तो कैश डेबिट करेंगे 2,000 से, इसलिए बताया 2,000। कितनी बनी अमाउंट? 24,890। ये 0 नहीं है, तो बैलेंस अपडेट हो गया 320, और यही वाले ही हैं 22709,435। अच्छा, जिन बच्चों को उधर पीछे वैल्यूज नजर नहीं आ रही तो बेटे कैलकुलेट कर लो ना, ये कैलकुलेट कर लें, इसमें से ये माइनस किया है, और जिनको ये नजर नहीं आ रही तो मल्टीप्लाई कर लें इसको। पॉइंट नंबर 5 की अंग्रेजी दोबारा पढ़ लें। पॉइंट नंबर 5 मैंने सारा समझाया है। जिन बच्चों को 2,000 वाली बात समझ नहीं आई दोबारा बता देता हूं। जिनको लग रहा है कि स्क्रैप सेल यहां 2,000 आना चाहिए क्योंकि 2,000 का बेचा है, तो ऐसे तो फिर कस्टमर को जब बेचे थे लाल वाले, तो यहां पर वो अमाउंट लिखें जितने के बेचे हैं। हम ये कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमने तो यहां बेचे हुए वाले की भी कॉस्ट ही लिखनी है, जितने का बेचा है वो यहां नहीं लिखना है। तो इसी तरह से ये दे गया था है? मैंने कहा था, मैंने किसको कहा था? मेरी तो पी लो ऐसे उछाल दो, सबको मिल जाएगा। पॉइंट 5 की अंग्रेजी पढ़ लें। किसी को अंग्रेजी में कोई मसला है तो बेटे वो भी पूछ लिया करें। मैं आपको सारा कुछ समझा तो रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी की अंग्रेजी फंस के चलती है तो पूछा करें। पॉइंट नंबर 5 जी, यहां पर क्या नहीं लिखा? जी हाँ ठीक है। आप ये पूछिए कि यहां 2,000 क्यों नहीं लिखा, वो बताऊं दोबारा। यहां ये लिखना चाहिए था। क्यों लिखना चाहिए था जी? ये क्यों लिखना चाहिए वहां? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो जो यूनिट फिजिकली थे वही वाले चूंकि अब गए हैं तो उनकी वाली कॉस्ट लिखनी चाहिए, कह रहे हैं। अच्छा, ये और भी हो सकता है किसी के ध्यान में सवाल सुन ले
ये जो हरे वाले यूनिट्स बेचे हैं, ये यही लाल वाले में से है ना, हरा हरा रंग ही नहीं नजर आ रहा। ये जो 3500 यूनिट्स हैं, ये इन्हीं लाल वाले 5000 में से है ना, फिजिकली यही हैं जो वापस आए थे, और उनको फिर हमने यहां पहले स्टोर में इन किया, और उसके बाद उन्हीं लाल वाले 5 में से ये काले वाले 1500 हैं, और उन्हीं में से ये हरे वाले 3500 हैं। तो जब ये वही वाले हैं, तो इन दोनों में मैंने वो 7112 क्यों नहीं लिखा? देखिए, अगर हम लोग ये हिसाब रखने लग जाएंगे ना कि ये फिजिकली कौन से वाले हैं, तो फिर ये एफको, फाइफो, इसके रूल्स की जरूरत नहीं रहेगी। क्या हमें फिजिकली ये जो हैं, ये कंफर्म है कि ये इनमें से हैं कि इनमें से? हो सकता है कंफर्म होता कि जिसने ला के रखे होते उसी ने बेचने होते, तो उसको पता होता ये मैंने फलाने सेक्शन में रखे थे, वहीं से उठा के दे रहा हूं, हो सकता है उसको पता होता। ये जो 2,80,000 यूनिट्स आए हैं, इसके 2 दिन के 5 दिन के बाद बेच दिए हैं, तो हो सकता है जिन्होंने स्टोर में लाके रखे हों उन्होंने ये स्टोर से उठा के दिए हों। तो ये तो बिल्कुल मुमकिन बात है कि जो रख रहा है, हो सकता है उसको याद हो मैंने किस जगह रखे थे, और वहीं से उठा के दे रहा है। तो क्या ये इम्पॉसिबल है जानना कि ये 180,000 इनमें से है कि इनमें से? नहीं, इंपॉसिबल तो नहीं है। तो चूंकि सारे फिजिकली दिखने में एक जैसे होते हैं, और उसका हल बुजुर्गों ने वेटेड एवरेज और फाइफो बना लिया, तो अब हम ना फिर ये टेंशन नहीं लेंगे कि फिजिकली कौन से वाले, बस रूल्स लगाएंगे। रूल्स क्या है? जो भी आउट होगा, वो जो रेट चल रहा होगा उस पर आउट होगा। तो जब इनको आउट किया था, ये रेट चल रहा था, ये ले लिया। जब इनको आउट किया है, ये रेट चल रहा था, ये ले लिया। तो फिर इन पे 72 क्यों लगाया? क्योंकि ये रिटर्न है, और रिटर्न जिस ट्रांजैक्शन से होती है वो उसको रिवर्स कर रही होती है, कोई अलग ट्रांजैक्शन नहीं होती रिटर्न। तो इसलिए जिस रेट पे ओरिजिनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड थी, उसी रेट पे उसकी रिटर्न भी डालेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिटर्न में सिर्फ चूंकि रिटर्न एक ओरिजिनल हो चुकी ट्रांजैक्शन का रिवर्सल है, इसलिए वही वाला रेट इस्तेमाल होगा। बाकियों पे सिंपली जो फाइफो और एफको के रूल्स हैं वो लगेंगे बस। पॉइंट 6 में बताता हूं। 0.5 की अंग्रेजी, ओके। 0.6, 5000 यूनिट्स वर सेंट टू केएल। केएल कौन है भाई? ये वही जो 0.3 और 0.4 में जिसको केएल कहा था, ये वही है। तो इसको हमने चीजें बेची थी, उसने उनमें से 5000 वापस कर दिए, और या तो वो वापस करता और हमसे पैसे ले जाता तो भी बात खत्म हो जाती। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग हैं, गलती हो गई आपसे, तो आप मुझे 5000 यूनिट्स और भिजवा दें। तो ये 5000 यूनिट्स वर सेंट टू केएल इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न। ये जो 5000 वापस किए थे, हमने इसको 5000 और दे दिए। तो अब ये रिटर्न की रिटर्न हो गई। रिटर्न की रिटर्न कुछ नहीं होती है, रिटर्न बस एक ही बार होती है। चीजें बेची थी, रिटर्न हो गई, बस ये खत्म हो गई बात। अब हम उसको 5000 यूनिट्स और दे रहे हैं, वो सेल है। तो जब सेल रिकॉर्ड करेंगे किस तारीख को? अब ये सेल है और 5000 यूनिट सेल होंगे, मतलब आउट होंगे, तो ये रेट लगेगा। ये क्यों लग रहा है? ये क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि कोई रिटर्न नहीं है, अब तो सेल हो रही है। तो कस्टमर को क्या हम अब चीज उसी रेट पे बेचेंगे या डिफरेंट पे बेचेंगे? हाँ जी, हो सकता है उसी पे बेचें, हो सकता है रिड्यूस पे बेचें, हो सकता है जी माफी कर दें, ये 100 रुपए सस्ता दे देते हैं आपको, हो सकता है महंगा बेचें कि जी बहुत रेट बढ़ गया है। होता रहे, हमने यहां क्या लिखनी है? कॉस्ट। तो इसलिए जब सेल हुई थी और उसकी रिटर्न हो गई थी, तो वो तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन का रिवर्सल था, इसलिए सेम रेट लिया था। लेकिन अब जब दोबारा सेल कर रहे हैं, बेशक उसने कहा है इन रिप्लेसमेंट ऑफ, ये कर तो अब सेल ही रहे हैं ना, तो इसलिए अब जब सेल करेंगे तो जो सेल्स की ट्रांजैक्शन पे फाइफो एफको के रूल्स लगते हैं, बस वो रूल लगेंगे। क्या रूल? एफको है तो सेल के ऊपर कौन सा रेट लगेगा? जो भी स्टॉक में अवेलेबल है। तो इसलिए इस वाले रेट पे 3,555 7,950 बस। और स्टॉक अपडेट होके पहुंच जाएगा 315 पे, यही वाला 2240 151485 बस। पॉइंट 7 1.5 लाख यूनिट्स बेच दिए तो बेच दिए, 25 तारीख को बेच दिए 150, यही वाले 1066 738 500। अच्छा, ये सिर्फ बैलेंस के कॉलम से चला हुआ फॉर्मेट समझ आ रहा है?
तो वेटेड एवरेज में आप बेशक यही कर लें, वो 11 कॉलम रहने दें, फाइफो में वही लगाना पड़ेगा, फाइफो से नहीं होगा। 165 1173 412985। फिर उसके बाद 28 फरवरी को फिजिकल काउंट किया, फिजिकल स्टॉक काउंट वाज कैरिड आउट का मतलब है स्टोर में जाके गिनती की, और फॉलोइंग बातें पता चली। अब फॉलोइंग बातें हैं दो, स्टोर में पड़े हुए 4500 यूनिट्स ऐसे हैं जो पुराने से हो गए या नीचे रखे हुए थोड़ी दब पड़ गई है, कोना टेढ़ा हो गया है, कुछ इस तरह से हो गए हैं, इसलिए उनकी एनआरवी 6000 है। ये किस लिए बताया? ईयर मंथ एंड की चीजें पड़ी हुई हैं, एनआरवी राइट डाउन की एंट्री करने के लिए बताया। क्या इसको स्टोर से आउट कर दें? नहीं, ये एनआरवी राइट डाउन के लिए बताया, ठीक है। 500 यूनिट्स वर फाउंड मिसिंग। ये क्या हुआ? जो स्टोर में गिनती करने गया, रिकॉर्ड के मुताबिक स्टोर में कितने होने चाहिए थे? 165,000 ना, तो उसने जब गिनती की तो उसको 164,500 मिले। ये तो नहीं लिखा 164,500। 500 मिसिंग। कैसे पता मिसिंग है? जितने होने चाहिए उससे कम है तो मिसिंग है, तो वो फिर खुद ही निकल गए होंगे इधर उधर, है कुछ और चोर ले गया होगा। तो वो जो चोर ले गया वो हमारे लिए ये हो गई लॉस्ट। 28 फेब को इनको हम कह देते हैं गुड्स लॉस्ट, और यहां से 500 निकाल देते हैं, यही वाले 3555795। तो स्टॉक में रह गए 164500, यही वाले 1169857190। चले कल ना मैं इनकी एंट्रीज में फिगर्स डाल के तो फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और उसकी प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक।